नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स। मैं हूं सुशील बहुगुणा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अदिति राजपूत और आज हम बात कर रहे हैं दो खास विधानसभा चुनावों की जिनके लिए मतदान का काम पूरा हो गया और सबकी निगाह अब यह है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। 2 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाएंगे और उससे पहले अटकलों का दौर जारी है, अनुमानों का दौर जारी है। बिल्कुल, तो एनडीटीवी के पोल्स ऑफ पोल्स के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो जम्मू कश्मीर में किसी भी दल को बहुमत नहीं है। हालांकि पोल ऑफ पोल्स में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो गठबंधन है उसको 41 सीटें मिल रही है, यानी कि सबसे बड़ा दल बनते हुए वो यहाँ पर नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बन रही है। बीजेपी को यहाँ पर 27 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो सबसे बड़ा गठबंधन बनता दिख रहा है। बीजेपी जम्मू में बेहतर प्रदर्शन के चलते 27 सीटें हासिल करती दिख रही है और इस सब के चलते अब जो बड़े सवाल हैं जिन पर आज और कल मंथन होगा और पार्टियों के अंदर खींचतान भी पर्दे के पीछे शुरू हो गई है, उस सब पर करते हैं बात। सबसे पहले हम हरियाणा की बात करें। हरियाणा में जो एग्जिट पोल आए हैं अगर वो सही हैं तो अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल है जो चुनावों के दौरान भी सामने आया। मुख्यमंत्री खुलकर भी, कई लोग मुख्यमंत्री के दावेदार खुलकर भी बोल रहे थे और पर्दे के पीछे भी। तो यहाँ पर 3 दावेदार जो हैं वो नजर आ रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा। तो इन तीनों में से किसको कमान मिलेगी ये देखना होगा, या क्या कोई नया चेहरा सामने आएगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। और हरियाणा में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का जो शानदार प्रदर्शन बताया जा रहा है वो किसकी रणनीति थी? क्या वो चक्रव्यूह भूपेंद्र हुड्डा का ही बना था? और अगर भूपेंद्र हुड्डा ने ही वो चक्रव्यूह बनाया तो उसमें बीजेपी कैसे फंस गई? ये एक और बड़ा सवाल है हमारे सामने आज इस खास कार्यक्रम में। तो ये तमाम जो सवाल हैं इनके जवाब हम एक एक कर जानने की कोशिश करेंगे और ये भी कि हुड्डा का जिताऊ और टिकाऊ फॉर्मूला क्या साबित होगा या क्या था। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। बिल्कुल, तो अब जम्मू कश्मीर की अगर यहाँ पर बात करें और एग्जिट पोल अगर यहाँ पर सही होते हैं तो मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन कौन यहाँ पर दावेदार होगा नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे चेहरे हैं और किसी भी एक को यहाँ पर बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा, इसलिए मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन कौन है। और दूसरा सवाल यहाँ पर होगा कि क्या बीजेपी इस सीन को पलट सकती है, क्या यहाँ पर दूसरे लोगों को साथ लाके, क्या वो पीडीपी को साथ लाके या जो इंडिपेंडेंट्स हैं उसको साथ लाके बीजेपी यहाँ पर बाजी मार सकती है, ये देखना सुशील बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो पूरी रणनीति है बीजेपी की उसमें जम्मू में तो बीजेपी का प्रदर्शन लग रहा है कि कायम रहेगा, लेकिन कश्मीर घाटी में क्या होगा और क्या वहाँ वो निर्दलीय खेल पलट सकते हैं जो उतरे हैं अचानक चुनाव से कुछ पहले। और इसके अलावा महबूबा और निर्दलियों के साथ सरकार का कोई चांस बनता है क्या? अगर बीजेपी आती है, सत्ता बनाने की कोशिश करती है, कोई चांस बनेगा? और अब्दुल्ला फैमिली कैसे सक्रिय हुई इन चुनावों में? जम्मू कश्मीर के इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी प्लेयर दिख रही है और अब्दुल्ला फैमिली यानी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला कैसे सक्रिय रही, उनकी रणनीति क्या रही और कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने जो गठबंधन किया वो कितना कारगर साबित होगा और उसके पीछे की वजह क्या होंगी, इस सब पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। बिल्कुल, तो हमारे साथ यहाँ पर तमाम मेहमान मौजूद हैं जो कि हम आपसे तारुफ कराएंगे, जो इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करेंगे और हम हर राज्य का आकलन यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर मेहमानों से मिलवाते हैं। प्रदीप गुप्ता हमारे साथ हैं, चेयरमैन है एक्सेस माई इंडिया के। अनुराग वर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा हमारे साथ सैयद जुनैद हाशमी, एडिटर स्ट्रेट लाइन न्यूज़ जम्मू से जुड़ रहे हैं। विजय गुप्ता हमारे साथ होंगे, एडिटर अमर उजाला हरियाणा के। आरपी सिंह हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता बीजेपी के। और संदीप शास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले हम यहाँ पर एक बार जम्मू कश्मीर के का जो कुछ डेटा है, कुछ आंकलन है सुशील, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर किस तरह से जम्मू जो रीजन था वहाँ पर बीजेपी अब तक अपनी बढ़त जो है वो यहाँ पर बनाती रही है, अब तक उसकी पकड़ यहाँ पर मजबूत रही है। और अगर पिछले चुनाव की बात करें सुशील तो करीब 25 सीटों पर बीजेपी जो है उसने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार क्या रहने वाला है आंकड़ा और किस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा होगी उसका इंतज़ार रहेगा 8 अक्टूबर को जिस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन जो पोल्स ऑफ पोल हैं उसके मुताबिक क्या है वो हम यहाँ पर अगर आंकड़े दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू रीजन की, तो यहाँ पर बीजेपी जो है 24 से 34 सीटों के करीब यहाँ पर सीटें पाती हुई नजर आ रही है।
जी, तो 24 से 34 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को 7 से 11 और अन्य को 4 से 6 सीटें मिल रही हैं। तो ये लग रहा है अनुमान कि जो पिछला चुनाव था 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में, उसमें जम्मू रीजन में जो बीजेपी का प्रदर्शन था लगभग उसके आसपास बीजेपी रहेगी। उसका वोट फीसदी भी 44% रहेगा। और बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर का जो अगला रीजन है, जो अगला क्षेत्र है, वो है कश्मीर घाटी। वहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है तमाम दलों में, और वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इन दोनों ने अपनी जो पकड़ है वो बनाए रखी है। निर्दलियों के तमाम एक तरह से चुनौतियों के बावजूद लगातार ये लग रहा था जम्मू कश्मीर के चुनाव में कि निर्दलीय जो हैं वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का खेल खराब करने के लिए उतरे हैं। लेकिन जो पोल ऑफ पोल्स है और अलग अलग पोल हैं, आपको बता दें एनडीटीवी ने अपना कोई पोल नहीं किया, लेकिन तमाम पोल्स का विश्लेषण एनडीटीवी लगातार करता है। और इस बार भी उस विश्लेषण के आधार पर हम डीप डाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो आकलन है, ये जो पोल्स हैं, एग्जिट पोल्स हैं, ये क्या इशारा कर रहे हैं आने वाले दिनों में, अगले 2 दिन में जब ईवीएम से निकलेंगे बाहर नतीजे, तो वो इसके कितने करीब होंगे। और ये हरियाणा की तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर बीजेपी जो है वो यहाँ पर 18 से 28 सीटें वो जीतती नज़र आ रही है। वोट प्रतिशत की बात करें तो 35% के आसपास नज़र आ रहा है। और ये एक्सेस माई इंडिया का हम आपको सर्वे यहाँ पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पर 53 से 65 सीटें जीतती हुई नज़र आ रही है। और प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। प्रदीप जी, थोड़ा सा आप भी इन आंकड़ों पर हमें बताएं कि कौन कौन से फैक्टर्स वो थे, कौन कौन सी चीज़ें थी जो यहाँ पर मुद्दे थे जो यहाँ पर इतने हावी हुए कि यहाँ पर कांग्रेस इस तरह से बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है। देखिए, 3 बातें प्रमुख हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ। हरियाणा खासकर जाना जाता है 5 साल में कई सरकारें बदल जाती हैं, वो एक वजह। दूसरी वजह थी कि उसके भी उलट एक मुख्यमंत्री जो कि नॉन जाट है, गैर जाट समुदाय से आते हैं, वो 9 साल तक रहते हैं, वो दूसरी वजह। तीसरी वजह, कुछ परिदृश्य ऐसे हुए ज़मीन के ऊपर हरियाणा में, उसमें से सबसे बड़ी वजह है वो है किसान आंदोलन और किसानों से संबंधित मुद्दे और नौजवानों से संबंधित मुद्दे, जिसके अंदर कुश्ती और पहलवान और तमाम तरह की बातें थी। ये तीसरी बात थी। इनके चलते हुआ ये कि पिछले 2 चुनाव देखे हरियाणा में, जिनमें कि बीजेपी ने एक में तो जीत हासिल की थी, दूसरे में जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ सरकार बनाई थी। 14 की बात कर लें तो जाट वोट का विघटन जो हुआ था, स्प्लिट शार्प हुआ था। कांग्रेस को मिले थे करीब 21% वोट और इनेलो को, उस समय इनेलो एक ही पार्टी होती थी, उसको 24% और केवल 33% वोट शेयर के साथ बीजेपी ने 46 सीटें हासिल की थी। अब 19 की बात करते हैं। 19 में हुआ ये कि दुष्यंत चौटाला ने अलग पार्टी बनाई, जेजेपी के इनेलो से अलग हुए, और उनकी पार्टी ने जाट लैंड जिसको कहते हैं हिसार और रोहतक में 10 सीटें हासिल की और 15% वोट शेयर किया। अब देखिए, आपकी 15% जब वोट शेयर हुआ, 24 से 15 और 2 करीब % मिले इनेलो को, तो बीजेपी की सीटें हो गई 46 से 40 और कांग्रेस की सीटें आ गई 30 के करीब और 10 सीटें जो है वो जेजेपी को मिली। वहाँ पर भी जाट वोटों का विघटन हुआ। और इस बार जाट खासकर जो कि ज़्यादा करके किसान समुदाय से ही आते हैं, उस हिसाब से बात कर लें तो ये बिल्कुल ठान के रखा था कि इस बार हमारे वोटों का विघटन नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। और उसके चलते हमारे एग्जिट पोल में आप देख रहे हैं कि 1% वोट के आसपास मिलता दिख रहा है जेजेपी को। उनकी दुष्यंत चौटाला की खुद की जिस सीट से लड़ रहे हैं उचाना से, मुझे नहीं लगता कि वो डबल डिजिट भी हासिल कर पाएंगे। दूसरे तरफ इनेलो जो है, उन्होंने गठबंधन किया बहुजन समाज पार्टी के साथ। बहुजन समाज पार्टी को लगातार 4% के करीब वोट मिलता रहा है हरियाणा में और 2% पिछले बार इनेलो को मिला था। इस बार जो है केवल 4 उनके और 4 उनके मिलके 8% वोट हो रहे हैं। तो आप ये देखिए 24% तीसरी पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा, तो 24% इनेलो को मिले। उसके बाद 19 के चुनाव में आ गए आप 15% और 2% इनेलो को, जेजेपी और इनेलो को मिला लें तो 17%। और अब ये चीज़ उठ के आ गई 8-9% के करीब। तो उसके चलते आप देख पा रहे हैं सारा का सारा कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स और नैरेटिव और जो परिस्थितियां थी हरियाणा के अंदर,
उसके चलते आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस की हमारे सर्वे में बहुत बड़ी विक्ट्री होती नजर आ रही है और 53 से 65 सीटों के साथ हमें लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार या सीटें आ सकती है। जी, हमारे स्क्रीन पर तमाम जो अलग अलग एग्जिट पोल्स हैं, अलग अलग एजेंसीज के चैनल्स के, वो लगातार दिख रहे हैं। अनुराग जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक दो गैर जाट मुख्यमंत्री बनाना और किसान आंदोलन को ठीक से न संभाल पाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब हरियाणा में गलत नतीजे लेकर आने वाला है? इसमें मैं एक सबसे पहले जो सर ने बोला उसमें एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, प्रदीप जी ने जो बोला उसमें ऐड करूंगा। हरियाणा हमेशा जाट जो डोमिनेटेड राजनीति के लिए माना गया, वहाँ पे हमेशा राजनीति में चूँकि वो इन्फ्लुएंशियल हैं, रिच हैं, तो लैंड उनके पास है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जाटों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है। और अगर हम हरियाणा की राजनीति की बात करें तो जो देवीलाल का स्टेटस हुआ करता था किसी टाइम में कि देवीलाल किसी पार्टी के नेता नहीं थे, वो देवीलाल अपने आप में एक जाटों के नेता थे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो देवीलाल को रिप्लेस करने के पहले उनके परिवार के लोगों ने कोशिश करी, वहाँ पे भी लोगों को ये थोड़ा सा भ्रम था कि वो शायद उनके परिवार के सदस्य देवीलाल का थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होंगे, लेकिन वो उनका जो भ्रम था वो पिछले 10 सालों में टूटा। तो इसी बीच जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ, किसान आंदोलन हुआ, अग्निवीर वाला मामला हुआ, उसके बाद जो पहलवानों वाला मामला हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहाँ की राजनीति को समझा और जो ग्राउंड पे देखिए, जो जाट राजनीति है वो हमेशा ग्राउंड की होती है, वो सोशल मीडिया की नहीं होती है, वो टीवी चैनल्स की नहीं होती है, वो होती है ज़मीन को समझने की और ज़मीन को पकड़ने की। तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत अच्छी तरह से समझा और उस जो चीज़ जो सुनामी था उसको बीजेपी कहीं समझ नहीं पाई। पिछले जो साल 2 साल में उन्हें समझना था। और जो लीडरशिप, और इसमें मैं अदिति एक चीज ऐड करूंगा, इसमें लीडरशिप की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। उसी से जुड़ा आरपी सिंह हमारे साथ सुशील बने हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। आरपी सिंह जी, आपने सुना होगा अनुराग जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सुनामी थी उसे बीजेपी भाप नहीं पाई। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल जो है वो ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं, कोई भी आपको यहाँ पर बढ़त देता हुआ नजर नहीं आता। याद करिएगा छत्तीसगढ़ के बाद भी इसी प्रकार एग्जिट पोल आए थे और इसी प्रकार का विश्लेषण था। लोकसभा चुनाव के बाद भी कुछ एग्जिट पोल बता रहे थे कुछ और, हुआ कुछ और। तो कितना रिलाई करना, कितना नहीं रिलाई करना, ये सोचने की बात है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कोई सुनामी आ रही है या कुछ आ रहा है, आपके एग्जिट पोल के हिसाब से परसेंटेज ऑफ वोट देख लीजिए, परसेंटेज ऑफ वोट क्या है। और अभी जो पिछला पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ 2024 था, उसमें हमारा 46.11 था और कांग्रेस का 43 पॉइंट था। सीटें दोनों को बराबर मिली थी। तो मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि आप मतलब एग्जिट पोल एक हद तक एक इंडिकेटर्स होते हैं, परंतु वो एग्जैक्ट पोल होंगे नहीं होंगे ये सोचने का विषय है जी। क्योंकि एक मिनट और दूसरा ये कहना है कि जैसे जाटों ने मन बना लिया या किसानों ने मन बना लिया, जरा रुकिएगा। मेरा कहना है कि गुप्ता जी बैठे हैं यहाँ पर, इनको बोलिएगा आज शाम तक रुक कर जरा दोबारा रिवीजन कर लें, क्योंकि हर बार रिवीजन होती है, एक दिन के बाद थोड़ा रिवीजन होता है, 24 घंटे बाद रिवीजन कर लेना चाहिए। उसके बाद आउटकम फिर जो होगा उसके ऊपर फिर चर्चा कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, चर्चा जरूर कर सकता हूँ क्योंकि उनका एग्जिट पोल अगले दो दिन इन्हीं अनुमानों पर चर्चा के हैं, खूब समय मिलेगा। लेकिन ये जो एग्जिट पोल्स हैं ये कुछ सवाल सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे अभी प्रदीप जी ने, अनुराग जी ने बोला कि कहीं ना कहीं इस बार अब कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में आ रही है। हालांकि 2 दिन बाद सब इंतजार करेंगे, लेकिन इस बीच कुछ सवाल तो बनते हैं। जैसा कांग्रेस अगर जीतती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा? भूपिंदर हुड्डा, शैलजा या दीपेंद्र हुड्डा? वो मुख्यमंत्री कौन होगा कांग्रेस अगर जीतती है तो? और अगर भूपिंदर हुड्डा होते हैं या भूपिंदर हुड्डा कोई सबसे बड़ा नेता माने, तो क्या उनका बनाया चक्रव्यूह उसमें बीजेपी फंस गई? मैं सबसे पहले इसका जो जवाब है अनुराग जी आपसे चाहूँगा, संक्षिप्त में। देखिए, जो चुनाव पिछला लोकसभा का था और ये विधानसभा का चुनाव, एक तरह से देखा जाए तो ये लीडरशिप जो थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी। पूरे इलेक्शन में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, जितनी भी चीज़ें थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी। शैलजा जी बड़ी नेता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी पिछले उसमें बोला था कि जो जाट राजनीति है वो ग्राउंड की राजनीति है। शैलजा जी ऊपर की राजनीति करती हैं, वो सोशल मीडिया और दिल्ली में वो ज़्यादा एक्टिव
माना जाता है उनको, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज़मीन पे ज़्यादा एक्टिव माना जाता है। और अगर आप जब चुनाव खत्म होते हैं और भले ही पब्लिक में वो क्रेडिट कोई ले और हार की माला किसी को पहनाई जाए, वो एक अलग की बात है, लेकिन अंदर खाने सबको पता होता है किसकी वजह से जीता गया है। आपको मैं एक छोटा सा फैक्ट बताऊं, हरियाणा के 2014 से आज तक किसी भी ज़िले में ज़िला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष ये सब नहीं है। वहाँ पे लोकल जो संगठन होता है वो ख़त्म है। वो संगठन बनाने का काम केंद्र का था, सेंट्रल लीडरशिप का था, ना कि स्टेट लीडरशिप का। वो बहुत बड़ा लैप्स था जिसकी वजह से कांग्रेस की परफॉर्मेंस लगातार हरियाणा में खराब रही। उसको पिछले 1 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी तरह से उसको रिकवर करने की कोशिश करी, उस पर काम हुआ और जिसका नतीजा आपको लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। जी, संदीप शास्त्री जी, आप क्या कहेंगे? हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस का एक तरह से प्रभुत्व, उसमें भी भूपेंद्र हुड्डा का प्रभुत्व, और फिर उनकी रणनीति, क्या ये सब काम कर रही है? अगर एग्जिट पोल सही निकला और कांग्रेस की मेजॉरिटी सरकार वहाँ आई, मुझे लगता है कि हुड्डा जी का मुख्यमंत्री बनना एक रीति से तय है। क्योंकि आप कांग्रेस की इतिहास पिछले 10 सालों से देखें तो जिन्होंने कमान संभाला था राज्य में, वही उन्हीं को ज़्यादातर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वो सिद्धरामैया हो सकते हैं, या आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो हो सकते हैं, या पहले जब कमलनाथ जी को बनाए वो हो सकते हैं। सो वो एक पैटर्न आप देखें। बीजेपी में आपने देखा एक सस्पेंस हमेशा होता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि हाईकमांड का बहुत बड़ा पात्र है। कांग्रेस में वो हाईकमांड का पात्र थोड़ा कम हो गया है, अभी इन्फ्लुएंस है, लेकिन लोकल फैक्टर्स ज़्यादा महत्व के फैक्टर्स हैं। सो मुझे लगता है शैलजा जी अपनी बात कहेंगी, उनकी जैसे सर ने अभी कहा उनका एक बड़ा पात्र रहा है, लेकिन उनका पात्र ज़्यादा केंद्र सरकार में रहा है, केंद्र की कांग्रेस गठबंधन में रही है, और राज्य में हुड्डा जी का प्रभाव थोड़ा आप ज़्यादा देखेंगे। एमएलएस का सपोर्ट भी शायद उनका ही ज़्यादा होगा। तो उनका बनना मुझे लगता है निश्चित है, अगर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को जीते। बिल्कुल। विजय गुप्ता जी भी हैं हमारे साथ, सुशील जी अमर उजाला के एडिटर है हरियाणा में। विजय जी, आपकी ज़मीनी रिपोर्ट क्या कुछ यहाँ पर कह रही है? क्योंकि अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में भी हुड्डा जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे थे, अगर हम शैलजा की तुलना में देखें तो। और ऐसे में शक्ति प्रदर्शन जब होता है, ऐसे मौक़ों पर जब आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हैं, तो उसमें तो हुड्डा बाजी मार कर ले जाएंगे। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो है वो 72 उम्मीदवार जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक हैं उनको टिकट मिले हैं, और बाकी जो है वो 12 के आसपास जो है वो शैलजा और सुरजेवाला जो समर्थक हैं उनको हैं। बाकी जो है वो हाईकमान की अपनी चॉइस थी। तो अगर शो ऑफ स्ट्रेंथ की भी बात होती है, शक्ति प्रदर्शन की बात होती है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही उसमें जो है वो अपर हैंड होगा। पिछले कुछ दिनों में ये सवाल हमने भी उनसे जब किया था कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि मुख्यमंत्री के पद के कई दावेदार होते हैं, जैसे कि हैं भी, तो उनका जो जवाब होता है वो यही होता है कि आलाकमान तय करेगा और विधायक तय करेंगे। जबकि अगर शैलजा या सुरजेवाला, अब हालांकि अब सुरजेवाला पीछे हो गए हैं रेस में, क्योंकि वो इस चुनाव में अपने बेटे की सीट तक ही सीमित रहे और राहुल गांधी और तमाम जो बड़ी रैलियां हुई उनमें भी कहीं नहीं रहे। तो शैलजा और बाकी जो नेता हैं उनका यही रहता है कि ये हाई कमान तय करेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहता है जवाब की विधायक और हाई कमान तय करेंगे। तो निश्चित तौर पे अगर ऐसी नौबत आती है कि शक्ति प्रदर्शन की नौबत आती है, तो ज्यादातर जो विधायक होंगे, अगर जो एग्जिट पोल जैसा बताए जा रहे हैं वो सही होते हैं, तो वो निश्चित तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही समर्थक होंगे। एक बात तो ये है। दूसरा, जैसे कांग्रेस ने कहीं ना कहीं थोड़ा सबक लिया है पंजाब और दूसरे राज्यों से, लोकसभा चुनाव में फ्री हैंड दे दिया गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तब भी जो है उम्मीदवार ज्यादातर वो उन्हीं की चॉइस थे और 5 सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती। और इस बार भी एक तरीके से बिल्कुल फ्री हैंड था। उसमें 3-4 जो ऐसे उम्मीदवार भी थे जिन पे 3 पे ईडी के केसेस भी थे, एक और गंभीर जो है वो आरोप वगैरह हैं लगे, लेकिन उन्होंने उनको बेधड़क होके जो टिकट्स दिलवाए और उनके लिए जमकर प्रचार भी किया है।
तो फ्री हैंड जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया गया है, इसमें ऐसा लगता नहीं है पहली दावेदारी वो उन्हीं की होगी। बाकी क्योंकि ये हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में 2005 में जब भजन लाल जी के नेतृत्व में मतलब चुनाव हुआ था, तो उस समय भी जो है वो अचानक जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तब कुछ परिस्थितियां और थी क्योंकि ज्यादातर एमएलएज मतलब वो कहीं ना कहीं दो फाड़ हो गए थे। इस बार ऐसी स्थिति होती नजर नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही वो अपर हैंड रहेगा, ज्यादा कहीं दावेदार। कहीं अगर मान लीजिए दबाव बनता है, क्योंकि एक तरफ शैलजा भी हैं, उधर सुरजेवाला भी हैं, तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पर हुड्डा के बेटे को मिल सकती है गद्दी, दीपेंद्र हुड्डा को? देखिए, ये कहना अभी बहुत जल्दी मतलब अभी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रोजेक्ट किया जाता है या बनाने की बात होती है, तो फिर जो है वो ज्यादा रिसेंटमेंट हो सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक्सेप्टेबिलिटी कहीं ज्यादा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा नो डाउट के उन्होंने जब राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, तब से लेके और तमाम वो सक्रिय रहे हैं, ग्राउंड पे भी उन्होंने काफी काम किया है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तो बहुत बाद में प्रचार में आया है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही जो है वो मैदान में डटे रहे हैं और इन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। लेकिन अभी एक एक्सेप्टेबिलिटी की जो बात है वो कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की उतनी नहीं होगी, और उसमें जो है वो ज्यादा स्थिति थोड़ी सी विकट हो सकती है। बिल्कुल विजय जी, और यहाँ पर हम एक्सेस माई इंडिया का ये डेटा भी दिखा रहे हैं जिसमें हरियाणा का सीएम कौन जो होगा वो वाले जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वही यहाँ पर सबसे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी बिल्कुल 23% के साथ सबसे ऊपर, और 23 का जो नेक्स्ट बेस्ट नंबर है वो ठीक है नायब सिंह सैनी जी का 18 का है, लेकिन विद इन कांग्रेस की बात करें तो 23 के बाद सीधा 4 दीपेंद्र हुड्डा का और शैलजा कुमारी जी का 3% दिख रहा है। बट मैं आपको बताऊं कि ज़मीन पे तो ये हुड्डा जी ही सबसे ऊपर आ रहे हैं। और ऊपर की भी बात कर लें, सो कॉल्ड हाईकमान जो कि सभी कांग्रेस के नेता उनका बात करते हैं, तो मुझे कहीं कोई शक सवाल 1% का भी नहीं लगता है कि इसमें भूपेंद्र दूसरे प्री पोल भी यही कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है जी का प्री पोल ये बात कर रहे हैं, दूसरे प्री पोल का फेवर्ड चीफ मिनिस्टर में भी इन्हीं का नाम आ रहा है। उसका कारण भी है कि 10 साल करीब 10 साल जो है 14 के पहले उन्होंने 2009 में सरकार रिपीट करी थी। सरकार को रिपीट करना कांग्रेस की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट माना। तहसीन पूनावाला भी हैं। तहसीन जी, आपको क्या लगता है हरियाणा में क्या भूपेंद्र हुड्डा फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 10 साल के बाद? हरियाणा में 10 साल के बाद कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इन नंबर से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं मानता हूँ 61 सीट्स आएगी कांग्रेस को। दूसरी चीज मैं सीट वाइज एनालाइज कर सकता हूँ। जो भी विधायक और हाईकमान तय करेगा, सो कॉल्ड हाईकमांड नहीं होता, हाईकमांड बिल्कुल होता है। ये एक जो, और मैं प्रदीप जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, लेकिन ये जो एक हमारे अंदर कल्चर आ गया है, मोदी जी, चाणक्य नीति, अमित शाह जी, और फिर कांग्रेस हो तो सो कॉल्ड हाई कमांड, कमजोर हाई कमांड, ऐसे नहीं होता। हाई कमांड का भी महत्व है। लेकिन ये बात को मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा जी सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है। और हाँ, जो जाट कंसोलिडेशन हुआ है वो उनके नाम पर हुआ है। इसके अलावा दीपेंद्र जी है, कुमारी शैलजा जी, और एससी वोट भी काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस के पास आया है। तो ये इन चीजों को, समीकरण को हाईकमान देखकर जो विधायक चाहते डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इलेक्ट हो गए। मुझे इसमें कोई और मैं दोबारा से कहूं, कोई सो कॉल्ड हाईकमांड नहीं होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सो कॉल्ड हाईकमांड नहीं होता, ये दिखना चाहिए। तहसीन, हाईकमांड कांग्रेस अध्यक्ष होता है, कांग्रेस अध्यक्ष हाईकमांड होता है या नेहरू गांधी फैमिली होती है? मैं बता देता हूं उसको। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ठीक उसी तरह जैसे नड्डा जी भाजपा के अध्यक्ष और मोदी जी सबसे टॉलेस्ट लीडर है, ठीक उसी तरह खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी जी इस वक्त कांग्रेस के सबसे टॉलेस्ट लीडर है। मुझे इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखता। खड़गे जी अध्यक्ष है, राहुल जी टॉलेस्ट लीडर है, सोनिया जी, प्रियंका जी है, और मिलकर साथ में मिलकर जमहूरियत में एक लोकतांत्रिक तरीके से फैसला होता है। दो लोग तय नहीं करते जैसे भाजपा में कि कौन क्या होगा। यहाँ पर एक ग्रुप बन के ग्रुप तय करता है, बट आफ्टर विधायकों का सारा आ जाए। तहसीन जी, एक जनरल परसेप्शन है कि कांग्रेस में वही होता है। कांग्रेस में हाई कमांड का अनडिस्प्यूटेड जो मतलब है वो नेहरू गांधी फैमिली है। इस पर हम करेंगे बात। थैंक यू सर, एक सेकंड, थैंक यू। मैं आपको थैंक यू कहना चाहता। आपने परसेप्शन की बात की,
आप ही के बाजू में बगल में प्रदीप जी कहते सो कॉल्ड हाई कमांड, तो पहले आप लोग नहीं, ये मुद्दा तो डिरेल हो गया है। हम अभी हम चुनाव पर ही चर्चा कर रहे हैं, अभी नतीजे आने के बाद की बात रहे। हम एक छोटा ब्रेक लेंगे। जम्मू कश्मीर भी बहुत अहम राज्य है जहां चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है कि वहां किसी सरकार आने वाली है। हमारे साथ सैयद जुनैद हाशमी भी हैं, एडिटर स्ट्रेट लाइन न्यूज़ जम्मू के। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं, वहां कौन मुख्यमंत्री होगा या हो सकता है।